वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस किया था। सारे के सारे पेपर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि किस पेपर में क्या आप लोगों को पढ़ना है, और हम लोगों ने पेपर फर्स्ट की भूमिका भी बना दी थी कि हम लोगों को सबसे पहले पेपर फर्स्ट पढ़ना है। और पेपर फर्स्ट में जो आपका सिलेबस है, मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि दो भागों में डिवाइड है, एक रोमांटिक पोइट्री और एक विक्टोरियन पोइट्री। तो सबसे पहले हम लोग रोमांटिक पोइट्री को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और रोमांटिक पोइट्री में जो सबसे पहला पोइट हम लोगों को पढ़ना है, हम यूँ कह सकते हैं कि जो सबसे प्रसिद्ध पोइट है, वन ऑफ द मोस्ट 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 फेवरेट पोइट ऑफ दिस वेरी एज, रोमांटिक एज, तो ही इज़ नन अदर बट विलियम वर्ड्सवर्थ। यस स्टूडेंट्स, सबसे प्रसिद्ध और सबसे पसंदीदा कवि यदि कोई रोमांटिक एज का है, वही फाउंडर माना जाता है रोमांटिक एज का, वो कोई और नहीं बल्कि विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल ही हमने आप लोगों को बता दिया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ की दो पोएम्स आप लोगों के सिलेबस में हैं, इमॉर्टैलिटी एंड ओड और टिंटन एबी। हम लोगों को इनको पढ़ना है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये क्लास जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये क्लास न केवल एमए के जो एकेडमिक सिलेबस है उसके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आने वाले समय में आप लोग तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेके चलना है कि आप लोग कंपटीशन भी दे सकें। इसलिए सबसे पहले हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेते हैं, उनकी बायोग्राफी को समझ लेते हैं, उनकी लाइफ कैसी रही, उनकी लाइफ से जुड़े हुए इवेंट्स क्या क्या रहे, किस तरीके से उनकी लाइफ आगे बढ़ी। सबसे पहले हम लोग डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसके बारे में आज जानेंगे इस लेक्चर में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लें। हमारी लेक्चर में थोड़ी देर के लिए रोक दे रहा हूं, एक सेकंड के लिए। आप लोग कॉपी और कलम ज़रूर ले लें। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो भी डाटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उनको नोट करते चलें, ताकि आप लोग विधिवत न केवल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर को पढ़ सकें, बल्कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी ये लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण हो। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक एज का सबसे प्रसिद्ध कवि माना जाता है, या हम यूं कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही 19वीं सदी में रोमांटिसिज्म का सूत्रपात किया। माने ही इज़ द फाउंडर ऑफ द रोमांटिसिज्म इन 19th century, and not only he is the founder of romanticism, but also especially in the field of poetry, his contribution can never be forgotten। स्टूडेंट्स, इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। जो मानदंड रोमांटिक लिटरेचर के लिए इन्होंने तय किए, वो रोमांटिक पोइट्री और रोमांटिक लिटरेचर के लिए क्लासिक बन गए। उन्हीं को बेस मान करके रोमांटिक पोइट्री का आकलन किया जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इनके जीवन के बारे में जानते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनके माता पिता कौन थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के पिताजी का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था। जॉन वर्ड्सवर्थ इज द नेम ऑफ हिज फादर, एंड हिज मदर वाज एन कॉक्सन, ANNCOCKSON। तो विलियम वर्ड्सवर्थ द child of John Wordsworth and Anne Coxon। जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एन कॉक्सन इनके पेरेंट्स थे। स्टूडेंट्स,
चूँकि हम लोग फैमिली ट्री डिस्कस कर रहे हैं, इनके परिवार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकी फैमिली में थे कौन कौन, चूँकि उन लोगों का बड़ा रोल रहा है इनकी लाइफ में। तो इनकी फैमिली ट्री में हम ये जानते हैं कि कितने भाई बहन थे ये। मीन्स जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कॉक्सन इनके पेरेंट्स, इनके कितने बच्चे थे। स्टूडेंट्स, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा भी जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपने माता पिता के किस नंबर की संतान थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम पूरा क्रम से पढ़ते हैं। जो पहला सन था, माने विलियम वर्ड्सवर्थ के बड़े भाई आप कह सकते हैं, उनका नाम रिचर्ड वर्ड्सवर्थ था। क्या नाम था? रिचर्ड, RICHARD, रिचर्ड वर्ड्सवर्थ। रिचर्ड वर्ड्सवर्थ था। हालांकि इनका कोई बड़ा योगदान नहीं है। पेशे से ये लॉयर थे, ही वॉज लॉयर बाय द प्रोफेशन। और इनके जस्ट बाद विलियम वर्ड्सवर्थ का नंबर आता है। तो आप कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कॉक्सन के किस नंबर की संतान थे विलियम वर्ड्सवर्थ? सेकंड नंबर के। किस नंबर के? सेकंड नंबर के। फर्स्ट कौन था? रिचर्ड वर्ड्सवर्थ, और सेकंड कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके। एंड स्टूडेंट्स, इनके जस्ट बाद इनकी एक बहन थी जिसका नाम था डोरोथी। क्या नाम था? डोरोथी। नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डोरोथी। मैं इसलिए कह रहा हूं डोरोथी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं डोरोथी ही वो कैरेक्टर है विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन में जो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ पूरे जीवन रही, और उसका बहुत बड़ा योगदान रहा इनके जीवन में, इनको इंस्पायर करने में, पोइट्री को लिखने में। वो स्वयं भी एक अच्छी कवयित्री थी। शी वॉज आल्सो a great poetess and she has a great literary interest। तो इसलिए इसका नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ से बड़े कौन थे? रिचर्ड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ थे, थर्ड चाइल्ड डोरोथी थी। मैंने डोरोथी के बारे में आपको बता दिया, पूरी लाइफ इनके साथ जुड़ी रही। स्टूडेंट्स, जो चौथे नंबर के चाइल्ड थे, अर्थात भाई बहनों में जो चौथे नंबर के थे विलियम वर्ड्सवर्थ के भाई, उनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। क्या नाम था? जॉन वर्ड्सवर्थ। यस स्टूडेंट्स, आप लोग याद कर सकते हैं, इनके पिताजी का नाम भी यही था। तो चौथे नंबर के भाई जॉन वर्ड्सवर्थ थे। इनका भी थोड़ा सा योगदान रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन में, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में कि इनके कौन से भाई थे जो एक जहाज़ दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई थी। बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर इनकी मृत्यु का। कुछ समय के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने राइटिंग करना ही छोड़ दिया था, लिखना ही छोड़ दिया था, इतने आहत हुए थे। जॉन वर्ड्सवर्थ, ही वॉज डाइड इन ए शिप रैक। एक जहाज दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चार लोग, और पांचवी जो संतान थी जॉन वर्ड्सवर्थ की और एन कॉक्सन की, वो थे क्रिस्टोफर। इनका कोई खास योगदान नहीं, स्कॉलर थे, यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। तो जो मेन भाई बहनों में रहे जिनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा विलियम वर्ड्सवर्थ में, वो रहा विलियम वर्ड्सवर्थ का और डोरोथी का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिर से थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ 5 भाई बहन थे।
या हम यूँ कह सकते हैं कि जॉन वर्ड्सवर्थ और एन कॉक्सन के 5 संतानें थी, जिनमें विलियम वर्ड्सवर्थ दूसरे नंबर के थे, डोरोथी तीसरे नंबर की थी, और जो पहले इनके बड़े भाई थे उनका नाम था रिचर्ड वर्ड्सवर्थ, दूसरे नंबर पे विलियम वर्ड्सवर्थ, तीसरे नंबर पे डोरोथी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद चौथे नंबर पे मैंने बताया जो इनके भाई जिनकी एक जहाज़ दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, और अंतिम भाई इनके थे क्रिस्टोफर, जो कि एक स्कॉलर थे। स्टूडेंट्स, ये इनके 5 भाई बहनों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं, स्पेशली चूँकि हम लोगों को विलियम वर्ड्सवर्थ को ही पढ़ना है, तो हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनकी लाइफ कैसी रही, स्पेशली किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ को जिया, किस तरीके से इनकी अपनी लाइफ चलती रही, हम उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन में 2 महिलाएं रही। एक इनकी पार्टनर थी, उनको हम पार्टनर कह सकते हैं चूंकि उनके साथ इनका विवाह नहीं हुआ, और दूसरी इनकी वाइफ थी। ओके स्टूडेंट्स, कितनी उनकी लाइफ में 2 मिस्ट्रेसेस थी, जिनमें से एक इनकी बिलवेड रही, उनको हम पार्टनर कहेंगे, और दूसरी इनकी वाइफ बनी। तो जहां तक इनकी पार्टनर का सवाल है, आप नोट कर लीजिए, एने वॉलेन। क्या नाम था? एने वॉलेन, ANNETTE, इसका प्रोनाउंसिएशन एने होता है, ANNETTE, एने वॉलेन, VOLLEN, एने वॉलेन। क्या नाम था? एने वॉलेन। ये एक फ्रेंच गर्ल थी। जब विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस की यात्रा पर थे, आगे हम आपको बताएंगे कब गए थे, तो वहाँ पे रिपब्लिकन मूवमेंट चल रहा था, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए जो वहाँ पे आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे, और वहाँ इनको प्रेम हो गया था एक फ्रेंच गर्ल से, मैंने जिसका नाम बताया आप लोगों को, एने वॉलेन। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एने वॉलेन के साथ इन्होंने शादी नहीं की। थोड़े समय बाद ये इंग्लैंड लौट आए, लेकिन जब इंग्लैंड लौटे, इनको पता नहीं था, इनको जानकारी नहीं थी, लेकिन एने वॉलेन उस वक्त प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और इनके इंग्लैंड लौटने के बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम है कैरोलिन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? कैरोलिन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? कैरोलिन, CAROLINE, कैरोलिन। कैरोलिन का जन्म होता है, जो कि इनकी डॉटर है। तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है कि बिना विवाह के जो लड़की थी विलियम वर्ड्सवर्थ को, जो उनकी पार्टनर से हुई थी, उनकी वाइफ से नहीं हुई थी, उसका क्या नाम था? तो आपको याद रखना चाहिए कि इनकी प्रेमिका थी एने वॉलेन, जो कि फ्रेंच गर्ल थी। कौन थी? एक फ्रेंच गर्ल थी जिसका क्या नाम था? कैरोलिन नाम था। क्या नाम था? कैरोलिन नाम था। उसको इनको जानकारी नहीं थी, उसी कंडीशन में उसको छोड़ के चले आए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो कई बार ऐसी मजबूरियां होती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को पता भी नहीं था, तो फ्रांस में ही एने वॉलेन को ये छोड़ के चले आए। इनको पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, और बाद में किसका जन्म हुआ? कैरोलिन। तो ये कैरोलिन भी विलियम वर्ड्सवर्थ की डॉटर है, जो इनकी प्रेमिका से जन्म लेती है, इनकी वाइफ नहीं थी। जब ये यहाँ आए इंग्लैंड लौट करके,
तो इन्होंने शादी कर ली। तो इनकी वाइफ का नाम क्या है? मैरी हचिंसन, MARY, मैरी हचिंसन, HUTCHINSON, HUTCHINSON, मैरी हचिंसन, जो कि इंग्लैंड की लड़की थी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इनकी जो प्रेमिका थी, इनकी जो पार्टनर थी एने वॉलेन, वो फ्रेंच गर्ल थी, जिससे एक लड़की का जन्म होता है, कैरोलिन। और उसके बाद जब इन्होंने एक इंग्लैंड की लड़की मैरी हचिंसन से शादी की, वो उनकी वाइफ बनी और उससे इनके 5 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए स्टूडेंट्स? ही बिगॉट 5 चिल्ड्रेन। तो हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के ये बच्चे कौन कौन थे। तो इनमें सबसे बड़ा जो था वो लड़का था जिसका नाम था जॉन। विलियम वर्ड्सवर्थ के, जी हाँ स्टूडेंट्स, 5 चिल्ड्रेन। कितने? 5 चिल्ड्रेन हुए, जिनमें सबसे बड़ा जो था वो कौन था? जॉन, JOHN, जॉन। और जो सेकंड नंबर की इनकी संतान थी वो थी डोरोथी। यस स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि इनकी सिस्टर का भी नाम डोरोथी था, लेकिन उसको जहां लिखा हुआ मिलेगा, थोड़ा सा दोनों में अंतर जान लीजिए। जब इनकी सिस्टर को का नाम लिखा आपको रहेगा डोरोथी, तो जान लीजिए इनकी सिस्टर है। लेकिन जो इनकी लड़की थी, जो इनकी प्रेमिका से नहीं बल्कि इनकी वाइफ से जन्म लेने वाली दूसरे नंबर की इनकी संतान थी, जिसका नाम था डोरोथी, तो उसको ये प्यार से डोरा कहते थे। क्या कहते थे? डोरा। मीन्स जो इनकी डॉटर थी उसका डोरोथी नाम था, लेकिन उसको ये डोरा नाम से जानते थे। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा अटैच थी वो इनसे, वेरी मच अटैच्ड टू हिम। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा अटैच थे कि उसकी जब डेथ हो जाती है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने वहीं राइटिंग करना ही छोड़ दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा ही नहीं, कुछ सब छोड़ दिया। और न केवल लिखना छोड़ दिया, बल्कि उसके कुछ समय बाद ही इनकी डेथ हो गई। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा अटैच थे अपनी डॉटर से, ये दूसरे नंबर की संतान थी इनकी। और जो तीसरे नंबर की संतान थी इनकी, जिसका नाम था थॉमस, जो लड़का था, और फिर चौथे नंबर पे एक लड़की थी जिसका नाम था कैथरीन। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, बिना विवाह के जो प्रेमिका से लड़की पैदा हुई थी उसका नाम था कैरोलिन। कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में आ सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। और जो इनकी वाइफ से चौथे नंबर पे लड़की होती है उसका क्या नाम है? कैथरीन। क्या नाम है? कैथरीन। और 5वें नंबर की जो इनकी संतान थी उसका नाम था विलियम। क्या नाम था? विलियम। तो ये इनके 5 बच्चे हुए। पहला जॉन, दूसरा डोरोथी जिसको डोरा के नाम से जाना जाता है, तीसरे रहे थॉमस, चौथे रहे कैथरीन, और 5वें रहे विलियम। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग जाने इनके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा जो डेट्स इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रही हैं, किस किस ईयर में क्या क्या हुआ, उस पर थोड़ा सा चलते हैं। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैंने आपसे शुरू में ही रिक्वेस्ट किया कि आप लोग पेपर और पेन मेरे लेक्चर के साथ ज़रूर रखिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को विशेष करके जो डाटा प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको आप लोग ज़रूर नोट करते चलिए। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो अप्रैल 7, 1770 में हुआ था। When? Yes students, it was April 7, 1770। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? 17 अप्रैल 1770 में। यहाँ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हम इनकी लाइफ के तमाम इम्पॉर्टेंट डेट्स और ईयर बता रहे हैं और उसको हमने क्रम में जो है वो
एडजस्ट करने का प्रयास किया। मैं आपको एक क्रम में बताऊंगा ताकि आप लोग आसानी से उनको एक क्रम में याद कर सकें कि किस इवेंट के बाद क्या हुआ, कौन सी घटना कब घटी। तो मैं इनके जन्म से स्टार्ट करता हूं। अप्रैल 7, 1770, 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म हुआ। पूछा जा सकता है कहाँ हुआ, तो स्टूडेंट्स जो इनका जन्म स्थान है वो कोकर माउथ, COCKORMOUTH, कोकर माउथ। कोकर माउथ छोटी सी जगह है। जिस स्थान पे ये था उस स्थान का नाम था कम्बरलैंड, इंग्लैंड। तो पूरा आप अगर एड्रेस लिखना चाहें कहाँ इनका जन्म हुआ था तो कोकर माउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोकर माउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। कब हुआ था? अप्रैल 7, 1770 में। ओके स्टूडेंट्स, अब ठीक इनसे एक साल बाद इनकी बहन का जन्म हुआ, मीन्स 1771 में। तो याद रखिएगा इनकी सिस्टर डोरोथी, जिसका मैंने जिक्र अभी पहले किया, काफ़ी अटैच थे जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज थे विलियम वर्ड्सवर्थ। ओवर अटैच्ड थे थ्रू आउट द लाइफ। डोरोथी वो उम्र में उनसे मात्र 1 साल छोटी थी, आप ये मान सकते हैं। उसका जन्म हुआ 1771 में, दिसंबर 25। तो स्टूडेंट्स आप लोग याद कर सकते हैं दिसंबर 25 में किसका जन्म हुआ? दिसंबर 25, 1771। उनसे 1 साल छोटी उनकी सिस्टर थी। क्या नाम था? डोरोथी नाम था। यस स्टूडेंट्स, ना याद रहे तो थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके आप याद रखेंगे। क्रिसमस ईव, क्रिसमस 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस होता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा अटैच थे, मैं बार बार बता रहा हूँ। अभी आप लोगों को जो पोएम पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो उसमें भी डोरोथी का जिक्र आएगा। हमेशा इनके साथ वो जुड़ी रही। कहीं ना कहीं अगर संबंधों में कोई सबसे ज़्यादा जुड़ा रहा विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ तो वो उनकी सिस्टर थी। और उनका एक फ्रेंड था जिसका मैं आगे भी जिक्र करूंगा, संयोग से वो उनके आपके सिलेबस में भी है, एस.टी. कॉलरिज। पूरे जीवन जिनके साथ विलियम वर्ड्सवर्थ की ज़िंदगी गुजरी वो उनका दोस्त एस.टी. कॉलरिज था और उनकी यही सिस्टर डोरोथी थी, who was born in 1771 and date was December 25। यहाँ स्टूडेंट्स मुझे याद आ गया, थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ कौन सा ऐसा लिटरेरी फिगर है इन इंग्लिश लिटरेचर हु हैज इंस्पायर्ड हिम वेरी मच, जिसकी कविताओं से, जिसके व्यक्तित्व से विलियम वर्ड्सवर्थ सर्वाधिक प्रभावित थे, वो कौन है? अगर आपसे पूछा जाता है तो बेहिचक आप लोग नाम बताइए, जॉन मिल्टन का। ओके स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन की रचना धर्मिता, द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ राइटिंग, इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द राइटिंग ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वेरी मच। हाउ क्लासिकल kind of a composition John Milton has just given in English literature, it is milestone, and William Wordsworth was very much inspired by this great man John Milton. मिल्टन से बड़ा प्रभावित थे ये। दोनों में एक सिमिलैरिटी थी, जैसे कई बार आप लोग अपने सीनियर्स से बड़ा अटैच हो जाते हैं, बड़ा प्रभावित होते हैं अपने जीवन में, वैसे एक्चुअली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वर्ड्सवर्थ ने भी पढ़ाई की थी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन मिल्टन ने भी पढ़ाई की थी। इनके सीनियर रहे, जैसा कि आप जानते हैं वो 17वीं सेंचुरी में रहे, तकरीबन 200 साल पहले। तो कहीं ना कहीं जब विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ पढ़ रहे थे तो उन्हें इस बात का भान था, उन्हें इस बात का ही वॉज प्राउड ऑफ दैट वी आर स्टडीइंग इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी where John Milton studied। मैं उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ जहाँ जॉन मिल्टन जैसे महान कवियों ने पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये 1771 मैंने बताया आप लोगों को, इनको सिस्टर डोरोथी का जन्म हुआ था जो इनसे 1 साल छोटी थी। इसके बाद 1778 एक महत्वपूर्ण डेट है इनके जीवन में, और वो डेट है जब इनकी मदर एन कॉक्सन की डेथ हो गई। अब आप लोग सोच सकते हैं कि 1770 में इनका जन्म हुआ था और 1778 में इनकी मदर की डेथ हो गई। इसका मतलब ही वॉज ओनली 8 ईयर ऑफ एज। केवल और केवल वो 8 साल के थे जब उनकी माताजी का निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा कारण रहा कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर से बहुत अटैच हो गए। जो माँ का प्रेम उनको अपने जीवन में नहीं मिल सका लंबे समय तक, वो आप लोगों को आगे हम बताएंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर ही एक मदर की तरह थी। फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर इज मदर लाइक हु नरिश द चाइल्ड। जो एक बच्चे की तरह हम सब का पोषण करती है, इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर न केवल मदर है बल्कि ही लुक्स ए डिवाइन पावर इन नेचर। प्रकृति में वो एक ईश्वर की उपस्थिति को देखते हैं। उन्होंने लिखा है ए प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब मी विथ जॉय। एक उपस्थिति है प्रकृति के कण कण में। ओके स्टूडेंट्स, हम चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1778 इनकी मदर की डेथ हो गई। और जब इनकी मदर की डेथ हो गई तो यहाँ से कुछ समय के लिए ये और इनकी छोटी बहन डोरोथी अलग हुए, क्योंकि ठीक 1 साल बाद 1779 में विलियम वर्ड्सवर्थ को लेक डिस्ट्रिक्ट भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? लेक डिस्ट्रिक्ट। कहाँ भेज दिया गया? लेक डिस्ट्रिक्ट। ओके, यस स्टूडेंट्स, चूंकि लेक डिस्ट्रिक्ट से ये पूरे जीवन जुड़े रहे इसलिए इनको लेक पोएट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लेक एक जिला है, जैसे आपका जिला अमेठी है वैसे इंग्लैंड में एक जिला है, क्या नाम है उसका? लेक डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ से जुड़े रहने के कारण, यहाँ रहने के कारण इनको लेक पोएट भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ ये क्यों गए? अपनी स्टडी के लिए गए, अपनी पढ़ाई करने के लिए गए। किस कार्य से गए? फॉर स्टडी। अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए वहाँ पे ग्रामर स्कूल था। क्या नाम था उसका? हॉक्सहेड। आप नोट कर सकते हैं, HOCKS, हॉक्स हेड, HEAD, हॉक्स हेड। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, HOCKS HEAD, हॉक्स हेड। यहाँ पढ़ने लिखने के लिए इनको भेज दिया गया। और इनकी सिस्टर कहाँ भेजा गया? इनकी सिस्टर को, इनके एक रिलेटिव थे यॉर्कशायर में, इनकी सिस्टर को वहाँ भेज दिया गया पढ़ने के लिए। तो ये दोनों लोग पढ़ाई के लिए वहाँ अलग हो गए। ओके स्टूडेंट्स, जब इन्होंने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन पूरी कर ली तो फिर उसके बाद 1787 में, कब? इन 1787 ही ज्वाइंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फॉर द ग्रेजुएशन। स्नातक की पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए, फॉर द ग्रेजुएशन स्टडीज ही ज्वाइंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द कॉलेज? सेंट जॉन कॉलेज। यस स्टूडेंट्स, विश्वविद्यालय कौन सा था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी। एंड जो कॉलेज था, जिस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की, वो था सेंट जॉन कॉलेज। यस स्टूडेंट, जैसे आप लोगों का विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, लेकिन आपका कॉलेज जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वो RRPG कॉलेज है। उसी तरीके से जिस विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की वो कैम्ब्रिज रहा, और जिस कॉलेज से ये जुड़े रहे वो सेंट जॉन कॉलेज रहा। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि जब ये 1787 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहे, पढ़ाई करते रहे ग्रेजुएशन के, उसी टाइम एक पोएट के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी और फर्स्ट सॉनेट इन्होंने पब्लिश किया। आपको याद रखना चाहिए, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कभी कि इनकी जो फर्स्ट सॉनेट इन्होंने लिखा वो कब लिखा,
तो जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे 1787 में, तो उन्होंने फर्स्ट सॉनेट लिखा। एग्ज़ाम्स में कई बार ये सॉनेट तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि उनका फर्स्ट सॉनेट किस मैगजीन में पब्लिश हुआ, किस मैगजीन में प्रकाशित हुआ। तो स्टूडेंट्स, वो यूरोपियन मैगजीन रही। नाम याद रखिएगा, उनका पहला सॉनेट कहाँ पर किस मैगजीन में पब्लिश हुआ, तो वो मैगजीन थी इनकी यूरोपियन मैगजीन। ओके। और स्टूडेंट 1787 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया था। उसके बाद 1791 में ये ग्रेजुएट हुए, और जब 1791 में इनकी ग्रेजुएशन पूरा हुई, तो उसके बाद वो 1791 में ही फ्रांस चले गए। कहाँ चले गए? फ्रांस। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन डिड ही विजिट फ्रांस, कब विजिट किया इन्होंने, कब गए? तो 1791 में। और आपको, जैसा कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, आपको पता होगा कि 1789 से ही वहाँ पे रिपब्लिकन मूवमेंट चल रहा था, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, वो अपने चरम पर था। कहीं न कहीं जिस तरीके से वहाँ के लोग इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, प्रजातंत्र के लिए, समता के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उसने विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत प्रभावित किया। कई बार पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन रही, उसका बड़ा प्रभाव रहा, चूँकि वो वहाँ रहे 1 साल तक। 1791 में जब गए तो वहाँ काफ़ी समय बिताए, और पीछे मैंने आप लोगों को बताया भी कि वहाँ उनको एक लड़की मिली, जिसके नाम का जिक्र मैंने पहले आप लोगों से किया, एन वॉलेन के रूप में, जो इनकी प्रेमिका बनी, जिससे एक लड़की का भी जन्म हुआ। क्या नाम था उसका? भूल रहे हैं? यस, कैरोलिन। यस। तो स्टूडेंट्स, वहाँ रहे, 1791 में गए, रिपब्लिकन मूवमेंट को करीब से देखा, लेकिन जब इनके पैसे एकदम ख़त्म हो गए, तो फिर 1792 में ये फ्रांस को छोड़ दिए और फिर से इंग्लैंड चले आए। और जब ये 1792 में आए, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इतना ज़्यादा वो प्रभावित थे कि आने के बाद उस पर बेस्ड तमाम सारी इन्होंने कविताएं लिखी, और ठीक 1 साल बाद 1793 में इनकी पहली कविताओं की पुस्तक प्रकाशित हुई। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब वो यूनिवर्सिटी में थे तो उनकी एक रचना मात्र, एक सोनेट यूरोपियन मैगजीन में छपी थी, लेकिन अब 1793 में पूरा एक कलेक्शन इनका आया, कविताओं का कलेक्शन आया, जिसका नाम रहा डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, DESCRIPTIVE, DESCRIPTIVE, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। कौन सी रचना रही? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इनकी रचना रही। और दूसरी क्या थी? एन इवनिंग वॉक। ये 2 इनके कलेक्शन पब्लिश हुए 1793 में, और यहीं से इनको एक कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, रिकॉग्नाइज होने लगे एक कवि के रूप में। ये 1793 का ईयर था स्टूडेंट्स। इसके बाद जो ईयर आता, आप ध्यान रखेंगे कि मैं ईयर वाइज आपको बता रहा हूँ एक क्रम में, ताकि एक के बाद एक ईयर और उसके साथ जुड़ी हुई आप जो भी इवेंट्स इनके लाइफ में रहे हैं उनको आप पढ़ सकें। इसके बाद 1795 का जो ईयर रहा इनके जीवन में, वो एक माइलस्टोन रहा इनकी लाइफ में, बहुत बड़ा योगदान रहा उसका, 1795 का। 1795 में स्टूडेंट्स ये डॉर्सेट में आके बस गए। यह स्थान का नाम है डॉर्सेट, याद रखिएगा, DORSET। एक विलेज टाइप का है, एक ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ चारों ओर प्रकृति की आभा बिखरी हुई है। ओनली नेचर इज ऑल अराउंड देयर। द नेम ऑफ दिस प्लेस इज डॉर्सेट। इनका एक दोस्त था, उसने इनको प्रश्रय दिया, स्थान दिया यहाँ रहने के लिए, और यहाँ पे ये इनके साथ 2 लोग जुड़ गए, डोरोथी। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी जिक्र किया, इनके सिस्टर इनकी इंस्पिरेशन रही,
इनकी रचनाओं के लिए इनकी इतनी हेल्प की और इंस्पायर किया, हमेशा इनके साथ रही साए की तरह। वो डोरोथी भी इनके साथ यहाँ रहने लगी और यहाँ पे इनकी मुलाकात इनके बेस्ट फ्रेंड जो थ्रू आउट द लाइफ इनकी रचनाओं में भी इनके साथ रहे, तमाम सारा कलेक्शन इन्होंने मिल कर के पब्लिश किया, वो थे कोई और नहीं बल्कि सैमुअल टेलर कॉलरिज, S.T. कॉलरिज। क्या नाम था? S.T. कॉलरिज। कंप्लीट नेम क्या है S.T. कॉलरिज का? सैमुअल टेलर कॉलरिज। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद इन लोगों ने साथ में लिखना स्टार्ट किया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी पोएम लिखना स्टार्ट किया और S.T. कॉलरिज ने भी पोएम लिखना स्टार्ट किया। और आगे चल कर के एक बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर रहा, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो रहा 1798। नोट कर सकते हैं आप लोग, ये 1798 वो ईयर रहा जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने और S.T. कॉलरिज माने दोनों फ्रेंड्स ने मिल करके एक कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया जिसे इंग्लिश लिटरेचर में लिरिकल बैलेट्स के नाम से जाना जाता है। शायद आपको याद आ गया होगा, BA थर्ड ईयर में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लिरिकल बैलेट्स। ओके स्टूडेंट्स, लिरिकल बैलेट्स याद रखिएगा, दो लोगों ने मिलकर के पब्लिश किया था। किसने किसने? यस स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ और S.T. कॉलरिज ने। ओके स्टूडेंट्स, इस लिरिकल बैलेट्स में 23 पोएम्स थी। कितनी पोएम्स थी? 23 पोएम्स थी, जिनमें से 19 पोएम, कितनी पोएम्स? 19 पोएम्स वर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। 19 कविताएं, 19 बैलेट्स किसके द्वारा लिखे गए थे? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और 4 पोएम्स वर कंट्रीब्यूटेड बाय S.T. कॉलरिज। ओके स्टूडेंट्स, तो उन 23 में से करीब करीब 19 रचनाएं विलियम वर्ड्सवर्थ की रही और 4 पोएम्स किसकी रही? S.T. कॉलरिज की। तो ये 19 and 4 = 23। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट एडिशन था। इसके बाद और भी एडिशन आए, उनका जिक्र मैं आगे करूंगा, क्या स्पेशलिटी रही उनकी। लेकिन जो पहली बार लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ, फर्स्ट एडिशन आया, तो आया 1798। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस लिरिकल बैलेट्स की जो पहली रचना थी, फर्स्ट पोएम थी, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की, जी हाँ स्टूडेंट्स, टिंटन एबी थी, जो आपके सिलेबस में है, जो आप लोगों को पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा पहली पोएम। तो वो लिरिकल बैलेट्स की पहली रचना है। ओके स्टूडेंट्स, आपसे अगर कहीं कंपटीशन में पूछा जाता है, किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स में पहली रचना कौन सी है, या यूं पूछा जा सकता है कि विच इज़ द फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेट्स, तो कौन सी रचना है? यस स्टूडेंट्स, टिंटन एबी। और किसने लिखा उसको? विलियम वर्ड्सवर्थ। और जो लास्ट पोएम रही इसकी, वो कौन सी रही? S.T. कॉलरिज की लिखी हुई राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। और यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा स्टूडेंट्स, फॉर्चुनेटली आपको जानना चाहिए कि S.T. कॉलरिज की राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर भी आपके सिलेबस में है। बहुत ही खूबसूरत बैलेड है, मैं आप लोगों को उसको भी पढ़ाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने आप लोगों को आंकड़े बताए, विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को मैंने डिस्कस किया और उनकी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही, उन चीज़ों का मैंने जिक्र यहाँ पे किया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं।
तो वो रोमांटिसिज्म क्या है और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो रोमांटिक कंसर्न है वो क्या रहा। एक्चुअली स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो 17th सेंचुरी रही, आप लोग 19th सेंचुरी पोइट्री पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी पढ़ रहे हैं, रोमांटिक एज पढ़ रहे हैं। अगर इसको हमको समझना है तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो 17th सेंचुरी रही, जिसमें जॉन मिल्टन रहे, प्यूरिटन्स का बोलबाला रहा, सिविल वॉर्स होते रहे, थिएटर बंद हो चुके थे पूरी तरीके से, तो केवल रिलीजन हावी हो चुका था लिटरेचर में। तो उस एज में डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोमांटिसिज्म डिसअपीयर हो चुका था। एक प्यूरिटनिस्टिक अप्रोच, एक रिलीजियस काइंड ऑफ लिटरेचर was being produced in that century। कहीं न कहीं रोमांटिसिज्म का जो कंसर्न रहा, जो रोमांटिक आप कह सकते हैं कि अप्रोच रहा लिटरेचर का, वो जाता रहा। उसके बाद 18th सेंचुरी आई, तो 18th सेंचुरी नेचर से बहुत दूर थी, केवल आर्टिफिशियलिटी थी, केवल दिखावा, केवल फैशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको याद आ रहा होगा 18th सेंचुरी का जो फैशन है वो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा भी है। आप याद कीजिए कहाँ पढ़े थे आप लोग। यस स्टूडेंट्स, रेप ऑफ द लॉग बाय अलेक्जेंडर पोप, 18th सेंचुरी न्यू क्लासिकल एज। यस स्टूडेंट्स, तो ये एज सटायर की एज रही, व्यंग की एज रही, प्रोज एंड रीज़न की एज रही। जहाँ रीज़न है वहाँ रोमांटिसिज्म कहाँ हो सकता है। तो पूरी तरीके से ये सटायरिकल एज रही, एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न रही। इसमें भी रोमांटिसिज्म पूरी तरीके से सटायर में गायब हो गया, दिखा नहीं। लेकिन अचानक से अपने लिरिकल बैलेट्स के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने मिल करके पुनर्जीवित कर दिया। रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म लेकर के विलियम वर्ड्सवर्थ 19th सेंचुरी में आ गए। इसलिए वर्ड्सवर्थ की जो रचना है लिरिकल बैलेट्स, उसके बाद सेकेंड एडिशन में जो इन्होंने उसके साथ एक प्रीफेस जोड़ा, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, ये रोमांटिक रिवाइवल माना जाता है, कहीं न कहीं पुनरागमन माना जाता है रोमांटिक एज का। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आज आप लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया है। विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी मैंने पूरी तरीके से डिस्कस कर दी। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका रोमांटिक अप्रोच को पढ़ेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ के रोमांटिक एज के जो फीचर्स हैं उन चीज़ों की स्टडी करेंगे। तब उसके बाद हम लोग सीधे पोएम की ओर बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अब थैंक यू कहने का टाइम आ गया है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।